क्या आप ग्रेजुएट हैं? अगर ग्रेजुएट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रहा हूँ 13,000 से प्लस वैकेंसी के बारे में जो केवल ग्रेजुएट व्यक्ति ही फॉर्म भर सकता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से है तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं कंप्लीट पोस्ट के बारे में। तो जिसमें जो कंप्लीट पोस्ट निकली हुई हैं वो है 13,735। ठीक है, कंप्लीट पोस्ट है ना। दूसरा, इसमें बैकलॉग इंक्लूडेड नहीं है, वो जो होंगी वो अदर्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें निकली हुई हैं। ये निकली हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किस चीज़ की पोस्ट है ये भी आप देख लीजिए, जूनियर एसोसिएटेड कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो SBI क्लर्क की वैकेंसी के बारे में मैं डिस्कस करने आ रहा हूँ। ठीक है, अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं और अगर आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि ये बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि इतनी वैकेंसी पिछले साल तो नहीं आई थी। ठीक है, और भी जो भी अभी बैंकिंग में आई है तो इतनी नहीं आई हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो 17 से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन और 7 जनवरी लास्ट डेट है, तो प्लीज़ डेट का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें जैसे कि एक चीज़ का रहता है इशू कि आपके जो रीज़न के हिसाब से आप पर्टिकुलर रीज़न में ही फॉर्म भर सकते हो, और पर्टिकुलर रीज़न के अकॉर्डिंग वहाँ वैकेंसी होती है, और उसी के अकॉर्डिंग मेन होता है लैंग्वेज प्रेफरेंस। ठीक है, लैंग्वेज प्रेफरेंस का रूल इसमें LPT का ये होता है कि या तो आपके 10th है या 12th में है, ठीक है, आपने उसको एज ए सब्जेक्ट लिया हो। ठीक है, और फिर आपका LPT फिर भी होगा अगर आप अदर लैंग्वेज जोन में भरेंगे तो। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कैटेगरी के हिसाब से जो भी चीज़ लगती है, मतलब जो भी सर्टिफिकेट लगते हैं, चाहे वो OBC है, NCAL है, सही है, और चाहे EWS ले लो। ठीक है, तो EWS हुआ, SC ST हुआ, तो वो मैं आपको एक चीज़ सीधा सीधा क्लियर कर दूँ। देखो, OBC का और ये देखो क्रूशियल डेट है 1/4/2024 के बाद का जो इशू सर्टिफिकेट होगा वही वैलिड होगा। सेम सीन EWS में भी है, इसमें भी 1/4/2024 के बाद का इशू सर्टिफिकेट ही आपका वैलिड होगा। ठीक है, अंटिल नाउ तक। ठीक है, तो वो तो एक फाइनेंशियल ईयर से लेके अगली साल 31 मार्च 2025 तक वैलिड होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आपका इशू 1/4/2024 के बाद वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ अपना विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल वाला वैलिड होगा, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का मतलब यही हो गया कि आपका सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट लगेगा, और सेम सीन ये OBC में भी है। तो OBC हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट। ठीक है, तो OBC हुआ। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सी जैसे कि और कैटेगरी जैसे कि SC ST है, तो वो भी आप क्लियर कर लें। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ 5वें पॉइंट में लिखा हुआ है, द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वेरिफिकेशन टू बी। देखो, SC और ST कैंडिडेट और PWD वाला जब वहाँ पे पहुँचते हैं, और इवन EWS और OBC वाले भी ये चीज़ का कभी कोई प्रिटेंड करते हैं, मैंने DB में देखा है। ठीक है, कि वो कहते हैं कि हमारा तो स्टेट वाला ही चल जाएगा। ठीक है, हमारा स्टेट वाला वैलिड क्यों नहीं है, हमने अपने रीजन में डाला है। ठीक है, देखो वो चीज़ एक अलग बात है, बट जब उन्होंने कह दिया कि आपको जो एक ऐसा होता है ना, बहुत सी कम्युनिटी ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर स्टेट में किसी और कैटेगरी में आती हैं और किसी और स्टेट में और सेंट्रल में अलग। तो ठीक है, तो वो सेंट्रल की लिस्ट में आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपका सर्टिफिकेट उसी के आधार पर इशू होगा और उसी में वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट हो गया, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे OBC, EWS, SC ST PWD, ठीक है, XYZ, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फॉर्मेट है या को सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है, तो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे होपफुली। अगर देखो किसी का भी एक सर्टिफिकेट अगर नहीं बना है तो आज डेट हो रही है 25। ठीक है, तो विद इन 7 डेज, विद इन 10 डेज के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ठीक है, 7 to 10 डेज मैक्सिमम लगता है। आप ठीक है, तुरंत अप्लाई कर दो। होपफुली आप फ़ोन से भी अपने अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो साइबर कैफ़े या फिर जो CSC सेंटर होते हैं आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो इतना बड़ा मैटर नहीं है अब अप्लाई करना। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एज के बारे में। तो जिसमें एज का क्राइटेरिया रहता है वो 1/4/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी S2S फॉर्म का फिलिंग। वैसे ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ठीक है, क्योंकि आप फॉर्म तो अभी आ रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट के अकॉर्डिंग एज का होना चाहिए, बट ये वैकेंसी 2024 की है। बट चलो जो भी है आपके सामने ही है ना। ये 1/4/2024 को इसमें एज लिमिट आपकी कैलकुलेट की जाएगी, और मिनिमम लो 20 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट में बोलूँ तो आपकी एज 1996 से लेके है ना 1/4/2004 के बीच में अगर आप, और इन दोनों डेट को भी आप जन्मे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बाकी रहा एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी के वाइज और जो पोस्ट वाइज और जो एक्स सर्विस मैन होते हैं है ना, विडोज़ वगैरह, तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ जो S2S सेंट्रल का होता है वही मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो एलिजिबिलिटी है या कहें एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिनरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपने ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आपने कर रखा हो जो सेंट्रल से रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री कर रखी हो, कैंडिडेट हैव इंडिकेटेड डुअल डिग्री कर रखी हो,
जैसे कि होता है ना मास्टर्स सॉरी बैचलर प्लस मास्टर्स साथ साथ में करते हैं, ठीक है, तो वो भी वैलिड है। द सर्टिफिकेट शुड बी एंश्योर दैट द डेट ऑफ द पासिंग, हाँ बट ये है कि जो आपकी पासिंग है वो 31/12/2024 से पहले की होनी चाहिए, ये चीज़ में मैंडेटरी है, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप इंटीग्रेटेड डिग्री कर रखी हो, मतलब जैसे मल्टीपल डिग्रीज कर रखी हो एक साथ, चाहे सिंगल डिग्री हो आपके पास, ठीक है, चाहे इससे कोई मतलब अफेक्ट नहीं करता है। दूसरी चीज़, देयर हु आर इन फाइनल सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन मे आल्सो बी अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ द पॉसिबली सिलेक्टेड दे विल बी प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन ऑन ऑफ बिफोर 31/12। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कर दिया है, शॉर्टकट में बोलो, आपकी जो रिजल्ट है ग्रेजुएशन का वो 31/12/2024 को या फिर उससे पहले आ जाना चाहिए, तभी आपका वैलिड है। वरना आप जैसे आप चाहो तो मैं एक कंसर्न कह सकता हूँ, जैसे बहुत से बच्चे हो सकते हैं कि हम फॉर्म भर के देखते हैं जस्ट लाइक दैट, है ना, और उनका भी ग्रेजुएशन फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, या फिर ये फाइनल सेमेस्टर में है ना, उनका पेपर हो गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभी ग्रेजुएशन होते हैं ना जिसमें ये फाइनल सेमेस्टर ही होता है, नहीं फाइनल क्या होता है, फर्स्ट होता है, फाइनल तो जून जुलाई मई जून में होता है, ठीक है। तो चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका रिजल्ट आना होगा वो तो आ चुका होगा, है ना। तो ये चीज़ अपने माइंड मेकअप करके चलना। और जो सोच रहे हो कि हम लोग भर दें मौज मौज में कि हाँ देख के आ रहे पेपर का लेवल कैसा रहेगा, तो हाँ वो भर सकते हो। तो उसमें उन्होंने लिख दिया है कि जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है और वो ग्रेजुएशन में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, पर उनका वैलिड तभी माना जाएगा अगर वो क्वालिफाई भी कर लेते हैं एग्जाम, तो वैलिड तभी माना जाएगा जब वो अपनी जो डीवी में अपना जो डॉक्यूमेंट है वो 31/12/2024 से पहले रिजल्ट आया होगा तो वो प्रोड्यूस करेंगे तब, ठीक है। अंटिल अभी उनका कुछ भी नहीं है। एक तरीके से अगर आप चाहो तो मॉक देके भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो, वरना आप चलो आपकी मर्जी है। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं इसके एज सिलेक्शन प्रोसीजर की। पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है प्रीलिम्स का, ठीक है, और मेंस का होने वाला है मार्च और अप्रैल में, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। पर मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूं कि आपका देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर द इंटर सर्कुलर ट्रांसफर एंड इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर द जूनियर असिस्टेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी रीजन के हैं या फिर आपने गुजरात रीजन में भर दिया कि यहाँ की कट ऑफ कम जाती है इन दैट केस, ठीक है, तो फिर आप ये चाहें कि बाद में हम इधर यूपी में आ जाएं ट्रांसफर होने के बाद, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ना आप इंटर सर्किल में ट्रांसफर होते हैं जैसे कि अहमदाबाद से अमरावती में, और ना ही इंटर स्टेट। तो ये चीज़ जो आपका जो आप प्रेफरेंस भरें जिस स्टेट से आप भरें, तो होपफुली आपका होम टाउन हो, है ना, तो होम प्लेस हो, दैट इज टू बी मोस्ट प्रेफरेबल। नेक्स्ट बात चलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने कहा प्रीलिम्स और मेंस की डेट मैंने आपको बताई, ठीक है, तो आपका ये मंथ है तो आप ये तो फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस में भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों होंगे, बिल्कुल है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दो इसमें स्टेजेस है, ठीक है, केवल इसमें इंटरव्यू का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 100 नंबर का आपका आएगा, ये कुछ आपका प्रोसीजर रहेगा वो आप देख सकते हैं आप, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, जो कि 20 मिनट का मिलेगा ईच सेक्शन टाइमिंग, मतलब 20 मिनट। एक चीज़ याद रखना इसमें, अगर आप फर्स्ट टाइम भरे हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा, सेक्शनल टाइमिंग होती है, आपको ये 30 क्वेश्चन 20 मिनट के अंतर्गत करने पड़ेंगे, और फिर जैसे ही 20 मिनट टाइमर जो चलता है स्क्रीन पर वो बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, वैसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट खुल जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना, तो वो उसके लिए फिर आपको 20 मिनट मिलेंगे। तो फिर आप जैसे अगर आपको जो क्वेश्चन फाइनलाइज करना है तुरंत फाइनलाइज करते जाइए। नेक्स्ट ऐसे ही रीजनिंग के लिए होगा, और सबसे अच्छी बात है केवल इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के वो केवल इंग्लिश में ही आएगी क्योंकि वो लैंग्वेज है, ठीक है। बाकी दोनों सब्जेक्ट आपको आपके इंग्लिश और हिंदी में मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी इन द स्टेट के अकॉर्डिंग जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें भी मिलेंगे, ठीक है। बात करता हूँ मैं यूपी की, तो यूपी में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में मिलेंगे, ठीक है। इन तीनों लैंग्वेज में आप जैसे कि मोस्टली जैसे कि कैंडिडेट ये होता है कि जैसे कि यूपी बोर्ड के होते हैं, जो यूपी बोर्ड के मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो कंसर्न करते हैं कि हिंदी में हो तो अच्छा है, ठीक है। तो मैं उनके लिए बता दूं जो भी यूपी के कैंडिडेट के हैं यूपी बोर्ड के, तो आपका पेपर मैथ और जो रीजनिंग है वो हिंदी में आता है, बस इंग्लिश तो यार आपने भी इंग्लिश में पढ़ी होगी तो वो इंग्लिश में आएगा, है ना। बात करते हैं इसमें टोटल टाइमिंग आपको 1 घंटे का मिलेगा, पर हाँ आपको एंट्री वेंट्री होगा तो उसमें लगभग 1 घंटा पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, लगभग 1 घंटे पहले आपकी एंट्री हो जाएगी, गेट क्लोज हो जाएगा, तो 1-1.5 घंटे पहले जाना पड़ता है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 1 घंटा मतलब 60 मिनट। बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की, ऑब्वियसली इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है पर वो 1/4 की होती है, मतलब सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत पे आपका 1/4 कट जाएगा, 25%, है ना। इसमें जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग 10 टाइम्स बुलाए जाते हैं, ठीक है, फॉर मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो मेंस का भी क्या प्रोसीजर है वो भी हम देख लेते हैं, सिलेबस है एग्जाम पैटर्न। तो उसका जो पैटर्न है वो कुछ इस हिसाब से कि इसमें जनरल फाइनेंस आता है, ठीक है, जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, और इसमें भी मीडियम का कोई वेरियर नहीं होता, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आता है और रीजनल लैंग्वेज आल्सो, ठीक है, पर 35 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है। जैसे सेक्शनल टाइमिंग जो है ना वही चीज़ इसमें चलेगी। तो जनरल इंग्लिश तो इंग्लिश 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 40 नंबर के 35 मिनट का, इसको भी 35 मिनट मिलते हैं। क्वांट एप्टीट्यूड को 50 क्वेश्चन 50 नंबर 45 मिनट, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 नंबर
45 मिनट। ठीक है, इसमें रीजनिंग में 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के भी, सॉरी कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी होते हैं। तो होपफुली वो कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं उनके एक शॉर्टकट्स या फिर एक शॉर्ट PDF बना दूंगा। जितना आप उतना पढ़ के चले जाओगे तो ये समझ लो 10 क्वेश्चन में से आप 6-7 पक्का कर लोगे। मतलब कोई चांस नहीं है कि 7 से कम आप करके आओ, अनटिल अनलेस अगर आपने पूरी PDF नहीं पढ़ी होगी तो, है ना। तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चलो मैं इस बात को बाद में बात करते। तो कुल आपके 190 क्वेश्चन आएंगे, तो 200 नंबर के होंगे और आपको टोटल टाइमिंग मिलेगा 2 घंटे 40 मिनट का। इसके बाद आपका झंझट खत्म। बट इसमें एक झंझट और है, नेगेटिव मार्किंग का, जो कि 1/4 होती है। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले 4 बार सोच समझ के करना। वैसे भी मैथ और रीजनिंग में तो क्लियर कट होता है, अगर आंसर आ रहा है तो टिक करना चाहिए। ठीक है, इसमें जो मैन हडल जो लगते हैं वो सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में जैसे क्वेश्चंस का लेवल होता है। दूसरा जैसे कि पजल, रीजनिंग, स्पीड इज अ गेम इन द फॉर द सिलेक्शन इन बैंकिंग। ठीक है, अंटिल लास्ट ईयर्स या फिर पिछले कुछ सालों में मैंने सालों का क्या, आप कोई भी पेपर एक बार दे लोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 2019 से पहले सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी। ठीक है, 2019 के बाद सेक्शनल टाइमिंग आई है, 2019 में आई, या माई नॉट रॉन्ग, 2018 या 2019 में आई है। ठीक है, तो तब भी से ये थोड़ा सा और स्पीड अप का मैटर हो गया है। उससे पहले सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, तो फिर सीन ये रहता था कि मैथ और रीजनिंग में बंदा अच्छे नंबर खींच लेता और रीजनिंग और इंग्लिश 20 मिनट में कर लेते थे। तो मतलब ये समझ लो 10-15 मिनट में इंग्लिश होती थी और बाकी टाइम 45 मिनट मैथ और रीजनिंग में चलता था। बाकी यही सब चीज़ है फंडा। ठीक है, और कुछ ऐसा तो इसमें कुछ मुझे है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो लैंग्वेज का है, वो चीज़ आप देख लो कि ये जो स्टेट वाइज आपकी लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने अभी कहा यूपी की बात करी, तो इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू 3 लैंग्वेज मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्टली आप जैसे आप जब पेपर कर रहे हो तो आपको अपनी प्रेफरेंस पहले चेक कर लेंगे। तो इसमें अब बात करते हैं नेक्स्ट सैलरी के बारे में, कि भाई पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक चीज़ आप सबके लिए अच्छी बात है कि सैलरी इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि पहले यहाँ पे जो 24,050 लिखा है 17,500 लिखा होता था, और होपफुली अगर आप IBPS से किसी भी बैंक में सेलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे केवल 17,000 ही लिखा होता था, पर अब यहाँ पे 24,050 हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा ना पहले 6 महीने का है, 6 मंथ का है जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, तो क्योंकि इसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, तो वही आपका है कि आपको कुछ इस हिसाब से, मतलब आपका जो पे स्केल धीमे धीमे बढ़ेगा। ठीक है, तो 24,050 से फिर इसमें ऐड होकर 28, ये 3 बार आपको मिलेगा, फिर आपका 28,070 हो जाएगा, फिर इसमें 16,050 3 बार मिलेगा, फिर 33,000 आपका इतना हो जाएगा। तो अगर शॉर्टकट में धीमे धीमे आपका इंक्रीमेंट करके एक बार 64,480 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख सकते हो स्टार्टिंग बेसिक पे 26,730 आप ये मान के चल सकते हो, प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो बेसिक पे तो आपको 24,000 तो आपको इतना है, पर इसमें आपको मिलेगा 26,730। ठीक है, 2 इंक्रीमेंट एडवांस में ऐड करके, और बाकी जो होगा, ठीक है, मतलब 13,040 और 13,040 2 बार इसमें ऐड किया, तो 2 इंक्रीमेंट ऐड करके तब आपको मिलेगा। अगर शॉर्टकट में बोले, अगर आप किसी मेट्रो सिटीज़ में अगर आप काम कर रहे हैं, तो यही आपकी स्टार्टिंग 40,000 से स्टार्ट होगी पर द मंथ, DA अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस एट द करंट रेट एंड 2 एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर द न्यू रिक्रूटमेंट ग्रेजुएट, जूनियर एसोसिएट, है ना। अलाउंसेस में भी वेरी डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, आप किस टायर 1 XYZ 3 तरह की टायर सिटीज़ होती हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। ठीक है, तो आप किस सिटीज़ में जाते हो, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ एग्जाम्पल लिखा है, मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, ठीक है, लखनऊ। ठीक है, मतलब देखो सीधी सी बात है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जितनी है, अगर आप उसमें जाते हो तो उसमें इतना पे ग्रेड रहेगा आपको, 40,000 से आपकी स्टार्टिंग में, मतलब ऑलमोस्ट डबल, है ना। तो काफ़ी डिफरेंस रहता है, ये तो चीज़ शॉर्ट है ना। बट ये चीज़ है कि मतलब आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी कहा 17,000 से लेकर एकदम 24,000 का, तो लगभग 7,000 का लगभग डिफरेंस आया है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो और जो भी आपको पेंशन मिलेगी वो तो न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी जो मेडिकल लीव फेयर्स वगैरह जो भी अदर फैसिलिटीज़ होती है वो भी बैंक के द्वारा जो एज टू एज होती है वो पॉसिबल आपको रहेंगी। मेन चीज़ आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, तो इसलिए मैंने आपको सैलरी इसलिए इंट्रोड्यूस करी। तो आप ये मान के चलिए इन हैंड फर्स्ट टाइम आपको जब आपको मिलेगी तो 26,000 में स्टार्टिंग होगी, 26,000 प्लस। ठीक है, और ऑल इन ऑल जब समराइज होकर जब आप पोस्टिंग करेंगे तो फिर आपकी थोड़ी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि 6 मंथ के बाद आप मिलेंगे तो उतना ही इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। तो अगर आप रफली देखें तो 6 मंथ के बाद आप, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, 3 और 3, ठीक है, तो आपकी लगभग 35-33 के आसपास पहुंच जाएगी, है ना। और अगर यही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो उसी के अकॉर्डिंग टीएडी, ये सारे अलाउंसेस वगैरह तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंजमेंट हो सकती है प्लेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस यही मुझे आपको बताना था, बाकी तो मेरे ख्याल से कुछ और रह नहीं गया। ठीक है, अगर आप इसके सिलेबस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्टे ट्यून विद सब्सक्राइब एग्जाम रिव्यू। जय हिंद।